बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। एक तवील कोशिश के बाद बिलाखिर आज हुकूमत जो है वो आइनी तरामीम मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हो गई। इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। एक काम तो गवर्नमेंट ने कर लिया, जैसे तैसे हो गया। अब इसके बाद जो आने वाले तनाज़ात हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब बमुकाबला मौलाना, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और सबसे अहम नुकता ये भी है कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रोल जो है वो ख़त्म हो गया और मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। पहले तो इसकी मंजूरी के ऊपर बात कर लेते हैं। एक तवील अरसा हुकूमत को लगा इस काम को करने में। आपको याद होगा एक कोशिश की थी और वो कोशिश नाकाम हुई और उसका सेहरा मौलाना फजल रहमान साहब को जाता है, जिसका कि आज उन्होंने तस्करा भी किया। और तस्करा उन्होंने कुछ इस तरह किया, टॉक कर रहे थे, प्रेस टॉक, उसमें उन्होंने कहा कि काला सांप जो है हमने उसके दांत तोड़ दिए थे। मुराद उनकी ये थी कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, जो पहले अव्वलन हुकूमत पेश करना चाहती थी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ थी। आर्टिकल 8 में छेड़छाड़ की जा रही थी। वो खौफनाक चीज़ थी जिसके बारे में कामरान मुर्तज़ा साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके। वो उन्होंने ख़त्म करवाई। मिलिट्री कोर्ट्स जो थी वो मामला भी ख़त्म कराया और बहुत सारी दीगर ऐसी चीज़ें थी जिनको उन्होंने ख़त्म कराया। इसको मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जो काला नाग था उसके दांत हमने तोड़ दिए थे। जो अब चीज़ें हैं वो मुत्तफ़िका हैं। ठीक है, उन्होंने कहा किसी दर्जे पर कोई एतराज़ होता है, लेकिन अमूमी तौर पर उनका इत्तफ़ाक़ था। बहरहाल ये तो उन्होंने नाग जो है वो मार दिया या उसके दांत तोड़ दिए, बेअसर कर दिया उसको। अब आते हैं तरामीम की मंजूरी के ऊपर। तरामीम की मंजूरी का आगाज़ हुआ कैबिनेट से। सबसे पहले काबीना जो है उसने मंजूरी दी और उसके बाद उसको लाया गया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने उसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पिछले दिनों में या एक अरसे के दौरान डिबेट होता रहा वो था कि हुकूमत नंबर कैसे पूरे करेगी। ये सबसे बड़ा सवाल था और आज उसका जवाब जो है वो मिल गया। पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक सेनेटर भी नहीं टूटा, ना वो बिका ना वो टूटा। अब तक की जो सूरत हाल है ये मंजूरी तक 2 ऐसे सेनेटर्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि बैरिस्टर गौर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कर दी कैमरे पे कि उनको खदशा है कि वो टूट चुके हैं। और बल्कि तहरीक इंसाफ ये बारहा कह भी चुकी थी कि जो ये टूटेंगे उनके घरों के बाहर एहतजाज होगा वगैरह वगैरह। बहरहाल उनका आज कोई सेनेटर नहीं टूटा। और जिन 2 सेनेटर्स का नाम लिया गया था बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से, उसमें डॉक्टर ज़रक़त तैमूर हैं, तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं वो, और इसके अलावा फैसल सलीम साहब, सेनेटर फैसल सलीम, वो भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो कि राब्ते में नहीं थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि उनको ये खदशा है कि वो टूट चुके हैं और वो इस यानी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। बहरहाल जो आज की खबर थी, ये दोनों मौजूद सेनेटर साहिबान ईवान के अंदर भी नहीं पहुँचे, तो उनके बगैर ही ये मंजूरी हो गई। अब नंबर पूरा कैसे हुआ? ईवान के अंदर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए, हम सेनेट की बात कर रहे हैं, हुकूमत को 64 अरकान की हिमायत दरकार थी, जबकि हुकूमत का जो अपना नंबर बनता था तमाम तर कोशिशों के बावजूद, जो उनके एलाइज हैं उनको मिलाने के बावजूद और आज़ाद जो हैं उनको मिलाने के साथ, वो बनता था 58। तो इनके पास जो शॉर्टफॉल था वो 6 सेनेटर्स का था और 5 सेनेटर जो है वो JUI के शामिल हो गए। तादाद हो गई 63 और 2 सेनेटर जो है वो तोड़े गए और वो थे BNP मेंगल के, बल्कि अख्तर जान मेंगल वहाँ खुद मौजूद थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप यहाँ पे कैसे, गैलरी में थे वो, तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरे 2 सेनेटर जो हैं वो लापता हैं, मैं उनको तलाश कर रहा हूँ। तो मतलब यही था कि वो टूटे हुए थे। उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि एक के साहबजादे को जो है वो लापता कर दिया गया या उसको घुमा दिया गया, और दूसरे जो हैं उनके हस्बैंड के बारे में इत्तला थी डॉक्टर ज़रक़ा के कि उनको यानी कि लापता कर दिया गया या उनको अगवा कर लिया गया, जो कि इल्ज़ामात हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ का कोई एक सेनेटर उसने इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ सेनेट के अंदर बतौर जमात महफूज रही। ये तो पहली बात हो गई। अब BNP मेंगल के 2 सेनेटर्स जो थे उन्होंने इस तरमीम के हक़ में वोट दिया और वो वहाँ जिस अंदाज से पहुँचे उसकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर। बैकडोर से उनको लाया गया और जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं, सब ने सवालात किए, लेकिन आप उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं दिया गया उन 2 मुअज़्ज़िज़ सेनेटर साहिबान की जानिब से। ना तो वो खातून सेनेटर साहिबा ने कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया और न ही वो जो मुअज़्ज़िज़ सेनेटर हैं उनकी जानिब से कोई ऐसा जवाब दिया गया। अलबत्ता उन्होंने एक चैनल से बात की, उनका ये मौक़िफ़ था कि मैं घर से आ रहा हूँ और मैं इस तरमीम के हक़ में वोट दूंगा, जबकि अख्तर जान मेंगल साहब रिकॉर्ड पे हैं
वो इन तरामीम की हिमायत नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके 2 सेनेटर साहिबान ने इसके हक में वोट दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि सेनेट से 2/3 अक्सरियत के साथ, यानी 64 दरकार थे वोट, और 65 वोट लेकर 2/3 अक्सरियत के साथ ये तरमीम सेनेट से मंजूर होगी, 26वीं आइनी तरमीम। मैं उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन आपको एक ब्रेक डाउन दे दूँ कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली के अंदर गवर्नमेंट को जो नंबर चाहिए वो 224 है, और हुकूमत का जो अपना नंबर है इत्तेहादियों को मिलाने के बाद वो है 214। और अगर इसमें मौलाना की पार्टी के 8 MNAs को ऐड कर लिया जाए तो नंबर बन जाता है 222। 2 जो हैं MNAs वो शॉर्टफॉल उनका है, और हुकूमत का दावा है, जैसा कि सेनेट के हवाले से था, कि इधर भी उनका नंबर पूरा है और वो इसको बआसानी मंजूर करवा लेंगे। इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात के 12 बजे के करीब बिल्कुल वक्त है, और बड़ी देर इंतज़ार किया कौमी असम्बली के इजलास का, जो कि बस शुरू ही हुआ चाहता है। तो डेट बदल जाएगी। जो बिल सेनेट से मंजूर हुआ वो 20 की तारीख में होगा, यानी कि 20 अक्टूबर, और जो अब आएगा नेशनल असम्बली में वो होगा फिर 21 अक्टूबर। तो इस तरह 2 दिन में ये तरमीम जो है मंजूर होगी। तो बहरहाल इम्कान यही है कि 2 जो वोट कम पड़ रहे हैं, खबर सिर्फ इतनी होगी कि वो 2 कौन लोग हैं जिनको हुकूमत ने तोड़ा, या इससे ज़ायद भी आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता ही होंगे। ये तो इम्कानी सूरत हाल है, इसके अलावा तो ऑप्शन है कोई नहीं। बहरहाल वो आएगी तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। हो सकता है वीडियो पहुँचने तक आप तक ये सूरत हाल जो है वाज़े भी हो चुकी हो। 2 नंबरों का उनको वहाँ पे, यानी कि 2 अरकान की हिमायत दरकार है, अदरवाइज़ उनकी जो नंबर है वो कंप्लीट है, और दावा भी यही है कि उनका पूरा है। अब आते हैं जी तरामीम के ऊपर। तरामीम का जो मुसव्विदा काबीना ने मंजूर किया, उसके बाद जो खबरें आई, अभी हतमी चीज़ें जो हैं वो जो बिल सेनेट से मंजूर हुआ वो भी मैंने बड़ी कोशिश की, अभी तक कोई किसी के पास वो मौजूद नहीं है। बहरहाल जो काबीना की मंजूरी के बाद चीज़ सामने आई उसके खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि तरामीम के अंदर क्या किया गया है और तनाज़ात आगे क्या जन्म लेंगे। सबसे बड़ा मसला जो इस हुकूमत को दरपेश था वो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का मामला। बिलखुसूस अगर मैं उसको पिन पॉइंट कर दूँ तो वो था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, जो इनके खदशात हैं हुकूमत के, उसने इस सारे अमल को पैदा किया, मजबूर किया हुकूमत को, और उन्होंने बिलाखिर ये धावा बोला और कर लिया और कामयाब भी हो गए। अब तरमीम क्या हो गई? तरमीम ये हो गई है कि चीफ जस्टिस का जो तकर्रुर का मौजूदा तरीका है इस वक्त नाफिजुल अमल, वो है सीनियर मोस्ट विल बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब वो इस तरमीम के बाद बदल चुका। अब चीफ जस्टिस का जो तकर्रुर होगा वो पार्लियामान की एक खुसूसी कमेटी करेगी। उर्फ़ आम में आप इसको कह लें कि पार्लियामेंट जो है अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तैनात करेगी, और वो कमेटी होगी 12 अराकीन पर मुश्तमिल। 8 अराकीन कौमी असम्बली से होंगे, यानी 8 MNAs होंगे, और 4 जो होंगे वो सेनेटर होंगे। तो ये 12 रुकनी कमेटी बनेगी खुसूसी, और जो ये पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी इस कमेटी के अंदर। मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं दोबारा बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर अब एक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी करेगी जो कि दोनों हाउसेस पर मुश्तमिल होगी। 12 अराकीन होंगे, 2/3 से उसको अपॉइंट किया जाएगा कमेटी में से, 2/3 से। और अब चीफ जस्टिस कौन बनेगा उसका तकर्रुर होगा 3 नामों में से, जो आपके 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन नामों, यानी इस वक्त अगर बात की जाए एज ऑफ नाउ, जो कि अब ये अमल होगा, कल परसों ये अमल होना ही है। पहले कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद ये नाम आएंगे और नामों में से एक सिलेक्ट होगा, फिर वज़ीर आज़म को जाएगा, सदर के पास जाएगा, सदर पाकिस्तान हतमी मंजूरी देंगे, और वो शख्स, वो जज साहब जो होंगे मोज़ेस, वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। अब क्या होगा जी? पहले 3 नाम, मंसूर अली शाह साहब होंगे, मुनीब अख्तर साहब होंगे, और याह्या अफरीदी साहब। 3 सीनियर मोस्ट जज तो इस वक्त यही हैं। लेकिन इस तरमीम के अंदर यह भी रखा गया है कि अगर कोई जज इनकार कर देता है तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इन लाइन सीनियर मोस्ट होगा या सीनियर जज होगा नेक्स्ट, उसको फिर उसका नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा, और वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। अब मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, जो डिबेट हो रही है सारा, ये कवानीन, ये मंजूरी, ये तरामीम करनी ही इन्हीं की वजह से पड़ी है। ये इंप्रेशन ये है कम अज़ कम, ताकि इनसे जान छुड़ाई जाए, जो इनके नाक में दम किया हुआ है उनके नज़दीक। तो अब बचते हैं याह्या अफरीदी साहब। अगर उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया तो फिर नेक्स्ट होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, तो फिर ऑब्वियसली उनका नाम ज़ेर गौर आएगा। तो अब ये मामला जो है कम अज़ कम चीफ जस्टिस की तैनाती वाला, वो हुकूमत ने बिलवास्ता अपने पास ले लिया है और वो उसको तैनात करेंगे। मैं आगे आऊँगा तनाज़ात के ऊपर। ये एक अमल आप समझ लें, चीफ जस्टिस की तैनाती जो है वो बिलवास्ता तौर पर हुकूमत के इख्तियार में आ गया, क्योंकि पार्लियामान है, उसकी कमेटी है। लेकिन नंबर्स अगर आप देखें,
पॉलिटिकल लोग आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके ये मामला कर लेते हैं और हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए। तो ये तो एक अमल हो गया जनाब चीफ जस्टिस की तैनाती वाला, इस तरमीम के अंदर सेटल हो गया। आ जाते हैं जी, आईनी बेंच जो है वो तश्कील होगा और आईनी बेंच की जो जजेस की तादाद होगी वो कम से कम 5 होगी, यानी कम से कम 5 होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। और जो अब तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो पता भी किया, इसमें कोई नए जजेस की तैनाती नहीं होगी। मौजूदा जज साहबान जो हैं उन्हीं में से ही आईनी बेंचेस तश्कील पाएंगे। और इसके अलावा जो बात की जा रही है वो, अच्छा इसका मैं आईनी बेंच का ये भी बता दूं कि फिर जितने भी आईनी मामलात होंगे, आईनी नौइयत के होंगे, मिसाल के तौर पर 184(3) है जुरिस्डिक्शन जो अज खुद नोटिस वाली, उसका इख्तियार अमूमी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आईनी बेंच के पास जाएगा, वो वाला मामला आईनी बेंच देखेगा उसको। फिर इसी तरह कोई तशरीह तलब मामला आ जाता है, जैसा कि कोई रेफरेंस आता है या कोई ऐसा मामला होता है, तो वो भी आईनी बेंच ही उसको देखेगा, वो अमूमी अदालत जो है वो नहीं देखेगी। अब इसके ऊपर यह कहा जा रहा है कि 3 सीनियर तरीन जजेस जो होंगे वो आईनी बेंचेस तश्कील देंगे। इसके ऊपर मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है, इबहाम अभी मौजूद है, मैं इसको मजीद देखूंगा, इसको समझूंगा, फिर आपको ज़रूर आगाह करूंगा। अगर 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने ही उसको तैनात करना है तो बज़ाहिर तो फिर लग रहा है कि मसला हल तो नहीं हुआ जो मौजूदा सूरत हाल है। अगर 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर लेता हूँ, या अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और फिर 3 रुकनी जो जजेस कमेटी होगी उसमें ऑब्वियसली फिर मंसूर अली शाह साहब भी हैं और मुनीब अख्तर साहब भी हैं, ये इम्कानी सूरत हाल है, तो वो मेजॉरिटी तो आपको वाज़े नज़र आ जाएगी। फिर बहरहाल इसके ऊपर है कि दूसरा है कि जो जुडिशल कमीशन है वो इसको शायद तैनाती करे, लेकिन मैं इस पर क्लियर करके आपको लाजमी इन्फॉर्म करूँगा। जुडिशल कमीशन जो है उसकी भी तश्कील 9 होगी। जुडिशल कमीशन का बुनियादी जो काम है, जो बड़ा, वो जजेस के तकर्रुर का काम है, वो जजेस का तकर्रुर करता है। अब हुकूमत ने उसका नंबर जो है वो बढ़ा दिया, तादाद उसकी बढ़ा दी, 13 तक उसको ले गए हैं, गालिबन 9 थी और 9 से 13 हो जाएगी। तो अब तादाद बढ़ाने के बाद उसमें 4 अराकीन जो है वो पार्लियामान के भी शामिल हैं, 2 सेनेट के और 2 नेशनल असम्बली के। तो उधर नंबर बढ़ाने के बाद जो उसका हासिल ये है कि जुडिशल कमीशन के ऊपर एक हेजमनी या एक जिसको कहते हैं एक नंबर्स की बर्तरी जो है वो हुकूमत को हासिल होगी, यानी फैसला कौन जो वोट होगा वो हुकूमत के पास होगा नंबर के एतबार से। तो जुडिशल कमीशन जो भी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा उसमें आपको हुकूमत का जो ताकत है या हुकूमत की जो मंशा है या उनकी ख्वाहिश है वो आपको डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। जब हुकूमत की डोमिनेशन होगी जुडिशल कमीशन के ऊपर, और ये मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत वक्त की, जो भी हुकूमत होगी, यानी मौजूदा हुकूमत है तो उसकी डोमिनेशन होगी, फिर अगर आगे किसी और की हुकूमत बन जाती है तो फिर उनकी होगी। बहरहाल ये मैंने आपको गुजारिश की कि तनाज़ात ज़रूर जन्म लेंगे, कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसके ऊपर भी हुकूमत की ताकत जो है जुडिशल कमीशन के ऊपर वो आपको बर्तरी वो नज़र आएगी। इसी तरह चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर भी हुकूमत की आपको बर्तरी नज़र आ रही है, और जजेस का तकर्रुर चूंकि जुडिशल कमीशन करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जजेस का जो तकर्रुर होगा उसके अंदर भी आपको हुकूमत की जो बर्तरी है नंबर्स में वो नज़र आएगी। फिर एक और चीज़ इसमें ऐड की गई है, वो ऐड ये की गई कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, और शरिया कोर्ट के उनके जो जजेस हैं उनकी इवैल्यूएशन करेगी जुडिशल कमीशन। अब जजेस की इवैल्यूएशन कौन करेगा? जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन के ऊपर अददी एतबार से बर्तरी किसको है? हुकूमत को। तो मुराद ये है कि हुकूमत वक्त जज साहिबान की जो इवैल्यूएशन है वो करेगी। अब कवानीन तो अच्छे मकासद के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसका सियासी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहा, अदालतें भी सियासी मामलात में उलझती रहीं, और हुकूमतें जो हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, कि अब हुकूमत जो है या पार्लियामान वो अपना फोरम इस्तेमाल कर रही है ताकत को मरकूज़ करने के हवाले से। अब अगर जजेस की तैनातियाँ जो है वो बजरिया हुकूमत आएंगी, चीफ जस्टिस की भी होगी, नाउ थ्रू जुडिशल कमीशन जो नीचे हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी तैनाती भी किसी न किसी हद तक हुकूमत के इख्तियार में आ जाएगी। तो फिर इसका मतलब यह है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास आ गया, क्योंकि जजेस, और फिर ऊपर से उनकी इवैल्यूएशन होगी हाई कोर्ट के जज साहिबान की। अब अगर उनकी इवैल्यूएशन होनी है तो इसका मतलब यह है कि उनको अपने आप को हुकूमत की गुड बुक्स में रखना है। अगर अपने आप को गुड बुक्स बचाना है तो अपने आप को हुकूमत की गुड बुक्स में रखें, अदरवाइज जो आपकी इवैल्यूएशन होगी उसमें आपको वो उड़ा दें, रीजनिंग कोई भी कर दें। रीज़न बनाना क्या कोई मसला ही नहीं है। आपको पुलिस वाला रोक ले, ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कहता हूँ अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि आपका चलान करना ही करना है
तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है बचने की। उनके पास 100 बहाने होते हैं, 100 तरीके होते हैं कानून की मार देने के लिए। कोई भी दफ़ा लगा के आपके ऊपर वो चालान काट सकता है। सो जज साहबान जो होंगे हाई कोर्ट्स के बिलखुसूस, उनके ऊपर हुकूमत का असर व रसूख आपको नजर आएगा। और ऊपर से ये प्रेशर इवैल्यूएशन वाला, अगर कोई जज पसंद नहीं है उसकी इवैल्यूएशन करके उसकी रेटिंग खराब कर दो और जनाब कह दो जी फारिग हैं, तो ये भी इसका ये तनाज़ा फिर खड़ा होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की तैनाती जो है वो तो इनडायरेक्टली हुकूमत के पास आ गई। अगर कोई ऐसा बेंच है, मैं तनाज़ात की भी साथ साथ बात कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा बेंच बनता है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं और उसका फैसला ऑन मेरिट हुकूमत के हक में आ जाता है, तो जो मुखालिफ आवाज़ होगी वो ये कहेगी कि देखा इनका तैनात करता जज था और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के हक में फैसले दे रहे हैं। तो ये यानी कि अगर वो मेरिट पर ही क्यों ना हो, लेकिन इल्ज़ामात बहरहाल लगेंगे। तो ये इनका मामला हो गया। और चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 साल कर दिया गया। मुद्दत मुलाजमत से मुराद ये है यानी कि अब जो चीफ जस्टिस का ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा। फ़र्ज़ कीजिए एक जज साहब 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बनते हैं और वैसे डेट ऑफ रिटायरमेंट 65 ईयर्स है। अगर वो 60 की एज में चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो 63 की उम्र में फिर रिटायर हो जाएंगे, बावजूद इसके कि उनके 2 साल बाकी थे, क्योंकि चीफ जस्टिस का जो दौरानिया है वो 3 साल से ऊपर नहीं जाएगा। और गालबन ये इसकी जो इंसेप्शन हुई है, इसकी जो वजह बनी है, वो मुझे लगता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था कि वो तो गालबन कोई 7-8 साल का उनका दौर रहा बतौर चीफ जस्टिस, और जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। बहरहाल उसको मद्देनजर रखते हुए अब वो 3 साल का कर दिया गया है। और अगर कोई शख्स 64 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बनता है और 65 साल जो है उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है, तो वो 65 पे रिटायर हो जाएगा, चाहे उनके 2 साल बाकी क्यों ना हो। तो 65 पे रिटायर होना है। मैक्सिमम जो मुद्दत होगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वो होगी 3 साल। और इसके अलावा अब अहम तरीन मामला यह है कि क्या काजी साहब का रोल ख़त्म हो गया, इसके ऊपर सवालिया निशान अभी बाकी है। मैं नहीं समझता कि उनका रोल जो है, काजी साहब की शख्सियत अलग है, उनका जो रोल है किसी ना किसी तरह मुझे लगता है कि वो रोल उनका बरकरार रहेगा किसी न किसी शक्ल में उनको, क्योंकि अभी चीज़ें आएंगी सामने तो आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी यानी कि खदशा है वो काजी साहब हैं और हुकूमत जो है वो चाहती है काजी साहब रहें, पूरा जोर भी लगाया। ये तो मौलाना बीच में आए, लेकिन मौलाना तो खैर अभी बीच में, अब तरामीम अगर हो गई, सारा कुछ हो गया, उसके बाद हुकूमत अगर काजी साहब को कोई किरदार निकाल लेती है तो शायद मौलाना साहब भी बेबस हों वहाँ पर। काजी साहब का रोल मैं ज़ाती तौर पर मुझे लगता है, मुझे कहीं ना कहीं उनका रोल जो है वो नज़र आ रहा है। रह गई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला JUI। अब JUI ने बड़ी कोशिशें की, आज भी मुलाकात हुई, उनका नेशनल असम्बली के इजलास से पहले भी उनके वक्त की उनसे मुलाकात हुई है और अभी भी उनके मामला तो हैं अपनी जगह पे ठीक हैं। लेकिन बहरहाल जो हम गुजारिश करते रहे को मैं 20 वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि मौलाना फजल, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, मेरे यही अल्फाज थे कि मौलाना साहब अपना वजन हुकूमत के पलड़े में ना डालें, ये नामुमकिन है। और वैसे ही हुआ है कि मौलाना उन्होंने ये अपना वोट इधर ही डाला। जो भी वजूहात थी वो मुतादिद बार हम बयान कर चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब बड़ी इनकी कोशिशें रही, सारा कुछ रहा, लेकिन नाउ दे आर एट ऑड्स, अलग अलग पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। अब इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी, जब बातचीत होगी, गो कि इनको मौलाना की आगे भी ज़रूरत रहेगी। देखते हैं कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना को किन अल्फाज से पुकारेगी, ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये कुछ जो है चीज़ें हैं मैंने आपके सामने रख दी। मज़ीद इसके ऊपर तफसील इंशाल्लाह कल भी ज़रूर बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।